नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी सरकार यह दावा करे कि गुलामी की मानसिकता से आज़ादी दी जा रही है, आप बस इतना हिसाब कीजिए कि आपके अधिकारों को कितना मजबूत किया जा रहा है। राज्य के बनाए कानून से आप मजबूत होते हैं या सरकार मजबूत होती है। पुलिस को आप 90 दिनों तक जेल में रखने का अधिकार दे दीजिए। किसी प्रदर्शन के हिंसक हो जाने पर आतंकी कार्रवाई घोषित कर दीजिए। किसी अधिकारी के फैसले को गलत बताकर उसे 7 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। क्या इस तरह के प्रावधानों से आपको आज़ादी मिलती है? क्या इस तरह के प्रावधानों में आपको भारत की आत्मा नजर आती है, या उसी ब्रिटिश हुकूमत की आत्मा भूत बनकर घूमती नजर आ रही है, जो हर बात में जेल में डाल देने का अधिकार अपने पास रखा करती थी? जब जनता हर दिन बोलने, लिखने और विरोध प्रदर्शन करने के मामले में कमजोर होती जाए, प्रदर्शन करना संगीन अपराध बना दिया जाए, तब क्या जनता गुलामी की मानसिकता से कभी आजाद हो सकती है? इंडियन पिनल कोड, हिंदी नाम भारतीय दंड संहिता, का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर देने से गुलामी की मानसिकता कैसे दूर हो जाती है? आप कहेंगे इस पर न्याय पर जोर है, लेकिन इसकी धाराओं को देखिए तो सरकार ने अधिक से अधिक सजा देने के लिए पुरानी धाराओं में नए अपराध जोड़ दिए हैं और सजा देने के स्कोप का विस्तार कर दिया है। लाइव लॉ ने लिखा है कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करने का प्रस्ताव करती है। 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करती है और 8 नई धाराएं पेश करती हैं। इसमें कुल 356 प्रावधान हैं। यह वीडियो लंबा होगा, आपसे गुजारिश है कि इसे पूरा और ध्यान से देखिए। जब पुलिस को लंबे समय तक के लिए आपको जेल में डालने का अधिकार दिया जा रहा है, तो आप भी इस लंबे वीडियो को पूरा देखने का धीरज अपने आप को दीजिए, अधिकार दीजिए। 14 मार्च 2023 को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इससे पहले भी संसदीय समिति की 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की जा चुकी थी। सरकार ने सभी स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श करके आपराधिक कानूनों यथा भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में व्यापक संशोधनों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मार्च 2023 का जवाब है। इस जवाब का एक हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए उपकुलपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधनों के संबंध में राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपालों, एलजी और प्रशासकों, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विभिन्न राज्यों की बार काउंसिलों, विभिन्न विश्वविद्यालयों, विधि संस्थानों और सभी संसद सदस्यों से भी सुझाव मांगे हैं। सरकार समिति की सिफारिशों और सभी स्टेक होल्डरों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हितधारकों के विविध मतों के मद्देनजर ऐसे कानूनों का निर्माण एक जटिल एवं विस्तृत प्रक्रिया है। संपूर्ण प्रक्रिया एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और इस विधायी प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है अथवा दी जा सकती है। अब इस सवाल से कई जवाब निकलते हैं। पहला कि मार्च के महीने में सरकार कहती है कि कमेटी कब रिपोर्ट तैयार करेगी, उसकी समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन 4 महीने के भीतर मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में तीनों विधेयक पेश कर दिए जाते हैं और विपक्ष से लेकर तमाम लोग इस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं जैसे पता ही नहीं था
कि यह काम हो रहा है। दूसरा बड़ा सवाल है, विपक्षी दलों के सांसद और मुख्यमंत्री बताएं कि उनसे इस संबंध में कब और क्या पूछा गया और उन्होंने क्या क्या जवाब दिए। यही सवाल न्यायाधीशों और बार काउंसिल के नेताओं से भी है, या फिर कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सही है। सिब्बल कह रहे हैं कि विपक्ष को बारीकी से देखना चाहिए, क्या विपक्ष ने नहीं देखा? हमारा सवाल है कि क्या विपक्षी सांसदों को पता था? उनसे पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था? इस बात समझिए इस बात को आप कि ये बात विपक्ष को रखनी चाहिए, विपक्षी दलों को ये बात रखनी चाहिए। उनको अब तक इस कानून को बारीकी से देखना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक कानून है कि सारे ढांचा जो है हमारा संवैधानिक ढांचा, उसको बर्बाद करने वाला कानून है। अगर ऐसा कानून पारित हो तो, मैं नहीं समझता कि पारित होगा, मैं इसलिए आपके सामने आया हूं विपक्ष के दलों को बताने के लिए, देश की जनता को बताने के लिए, आपको अवगत करने के लिए, आपके द्वारा देश को अवगत करने के लिए कि इस देश में हो क्या रहा है और इस सरकार की मंशा क्या है। 3 संहिताएं लाई गई हैं। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से सरकार बदलाव करने जा रही है। धारा 111 के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, जो भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है। ध्यान से सुनिए, पूरा से सुनिएगा। तकनीकी हिंदी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हम अपने शब्द भी साथ साथ लगा देंगे, मगर आप ध्यान से सुनिए। धारा 111 में लिखा है कि किसी व्यक्ति ने आतंकवादी कार्य किया है यदि वह भारत में या विदेश में भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को धमकी देने, जनसाधारण या उसके किसी हिस्से को अभित्रास यानी डराने, धमकाने या लोक व्यवस्था को विक्षुब्ध यानी अस्त व्यस्त करने की मंशा से निम्नलिखित कोई कार्य करता है, या किसी संपत्ति की क्षति या विनाश के कारण क्षति या हानि, समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं आपूर्तियों या सेवाओं का विनाश, सरकारी या लोक सुविधा, लोक स्थान या निजी संपत्ति का विनाश करना शामिल है। अब ये सब आतंकवादी गतिविधियां मानी जाएंगी। तो अब विदेश में कोई प्रोफेसर, लेखक या नेता सरकार की आलोचना करके आएगा तो क्या उसे भी एकता, अखंडता की धमकी की तरह माना जाएगा, या फिर इस प्रावधान से सरकार खालिस्तानी संगठनों को निशाना बना रही है जो कनाडा में और अमेरिका में भारतीय दूतावासों पर हमले कर रहे थे? क्या दोनों ही काम अब सरकार की नजर में एक समान हैं? इसका जवाब साफ नहीं मिलता है। खालिस्तानी संगठनों से निपटने के लिए सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं और कानून की कोई कमी नहीं है, फिर इस पंक्ति की क्या जरूरत थी? ये सभी विरोध प्रदर्शनों के पुराने वीडियो हैं। महिला पहलवानों के प्रदर्शन हो, या मणिपुर की महिलाओं के, या फिर हल्द्वानी में लोग अपनी बस्ती बचाने सड़कों पर उतरे, उसके वीडियो हों। आपको याद होगा जंतर मंतर पर ही 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर लंबा विरोध प्रदर्शन चला। एक दिन पुलिस ने सब उखाड़ कर हटा दिया, सैनिकों के मेडल तक फाड़ डाले गए। आप पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए इस बारे में। हमारा कहना है कि इस तरह के प्रदर्शनों के दौरान जब पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है, पुलिस भी करती है, तब सारी व्याख्या पुलिस की चलेगी या लोगों की भी? ये लोग पुलिस से सहयोग नहीं कर रहे हैं, पुलिस बता देती है और गोदी मीडिया अंतिम रूप से लिख देता है। अब धारा 111 में लिखा है कि संपत्तियों को अगर नुकसान पहुंचा, आवश्यक चीजों की आपूर्ति में बाधा आई, प्राइवेट या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, तो यह सब आतंकी कार्रवाई मानी जाएगी। किसी प्रदर्शन को हिंसक बनाने में कई बार पुलिस की भूमिका होती है, कई बार अज्ञात तत्वों की भूमिका होती है। यह खतरा हमेशा बना रहता है। यह कैसे तय होगा कि प्रदर्शन में जो हिंसा हुई है वो प्रदर्शन करने वालों ने की है? इसलिए कहा जा रहा है कि इस धारा के बाद लोकतांत्रिक रूप से धरना प्रदर्शन करना और मुश्किल हो जाएगा।
पहले भी गिरफ्तारियां हुआ करती थी मगर लोग छूट जाया करते थे। अब तो उन पर आतंकवाद की धाराएं लगाई जाएंगी। सरकार क्यों हर गतिविधि को आतंकवाद की श्रेणी में रखना चाहती है? क्या कोई टमाटर और पेट्रोल की महंगाई से तंग आकर विरोध प्रदर्शन ना करे इसलिए? आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा डालना आतंकी कार्रवाई हो गई। तब तो कोई डॉक्टर, नर्स विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। दूध की आपूर्ति से जुड़े डेयरी संगठन के लोग महाराष्ट्र में जिस तरह से धरना प्रदर्शन करते हैं वो कर ही नहीं सकते हैं। सैलरी ना मिलने पर एम्बुलेंस के कर्मचारी भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उन पर आतंकवादी कार्रवाई की धारा की तलवार लटक रही होगी। अगर कोई धरना प्रदर्शन हिंसक हो गया, अनियंत्रित हो गया, तो वह आतंकी कार्रवाई के दायरे में आएगा। इसे आप ठीक से जान लें, समझ लें। 12 अगस्त के टेलीग्राफ में इमरान अहमद सिद्दीकी का एक लेख छपा है। इसमें वकील दुष्यंत अरोड़ा का बयान है कि पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचाना भी आतंकी कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं, दुष्यंत अरोड़ा कहते हैं कि बहुत सारी अहिंसक गतिविधियां भी आतंकी कार्रवाई कही जाने लगेंगी। रेलवे लाइन और हाईवे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते हैं। अगर किसान हाईवे पर प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें आतंकी कहा जा सकता है और आतंकवादी गतिविधियों के प्रावधान के तहत सजा दी जा सकती है। अगर यह कानून बन गया तो 1 साल तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसान भी इस देश में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के आंदोलनों की संभावना को खत्म कर दिया जा रहा है। तब गोदी मीडिया ने किसानों को आतंकवादी कह दिया था, अब तो आधिकारिक रूप से वह इन किसानों को आतंकवादी कहने लग जाएगा। धरना प्रदर्शन पहले से ही जोखिम भरा होता जा रहा है। कई राज्यों में इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा होने और सरकारी संपत्ति का नुकसान होने पर जेल से लेकर भारी जुर्माना वसूलने के कठोर कानून बन चुके हैं। इन कानूनों का पालन कैसे होता है, कैसे एक ही समुदाय को निशाना बनाया जाता है? अगर उन उदाहरणों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इन कानूनों के जरिए, इन धाराओं के जरिए किसकी आवाज बंद की जा सकती है। आपको बहुत सारी पुरानी खबरें मिल जाएंगी और अदालतों की फटकारें भी मिल जाएंगी। मणिपुर के लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, हथियार लूट रहे हैं, हथियार लेकर आमने सामने हैं। सरकार बता दे कि उनकी नजर में क्या ये लोग आतंकवादी हैं? क्या इन सभी पर वह आतंकी कार्रवाई की धारा 111 लगा देगी? हरियाणा से लेकर हरिद्वार तक में जिस तरह से एक धर्म विशेष से जुड़ी पंचायतों में नरसंहार से लेकर हिंसक धमकियां दी जाती रही हैं, क्या अब वो आतंकी कार्रवाई मानी जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार के बाद भी इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एक बार भी सरकार कार्रवाई कर देती तो उसके इरादे पर शक कम होता, जबकि अभी ही कार्रवाई करने के पर्याप्त कानून उसके पास है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हेट स्पीच, नफरती भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कीजिए, मगर इन संगठनों का हौसला पस्त नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। टेलीग्राफ में यह खबर छपी है और पोस्टर भी। मैं जाट से पहले हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, हिंदू राष्ट्र हमारा लक्ष्य है। अब हमारा सवाल है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना, इसके मौजूदा स्वरूप को बदलना है तो क्या धारा 111 इन पर भी लागू होगी? क्या अमित शाह हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को भारत की सुरक्षा को चुनौती मानते हैं? हरियाणा में जाट समुदाय ने सभाएं कर सांप्रदायिकता की निंदा की, बजरंग दल और वीएचपी की निंदा की, तो 13 अगस्त को पलवल में महापंचायत होती है और उसमें यह बैनर लगता है कि मैं जाट से पहले कट्टर हिंदू हूं, हिंदू राष्ट्र हमारा लक्ष्य है। इस महापंचायत में यह भी मांग की गई कि हिंदू निवासियों को बंदूक की लाइसेंस में छूट दी जाए। ऐसे संगठनों के खिलाफ कोई एक्शन लिया भी नहीं जाता। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने वाली पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, जबकि मौजूदा कानून पर्याप्त हैं। इस तरह के प्रस्ताव पास करने वाले सारे के सारे एक झटके में निलंबित किए जा सकते थे। हम ये सवाल तभी उठा रहे हैं कि मौजूदा कानून के तहत भी ऐसी मांगों पर कार्रवाई की जा सकती थी जो देश की अखंडता पर सवाल खड़े करती है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारा सवाल है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करना क्या भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत भारत को मजबूत करना है या इसकी एकता, अखंडता को चुनौती देना है? इसका जवाब मौजूदा सरकार और बीजेपी कैसे देगी? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करना धारा 111 का उल्लंघन माना जाएगा या आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं?
मगर अन्य दूसरे धर्मों के नाम पर राष्ट्र बनाने की मांग नहीं कर सकते। केवल गैर हिंदू धर्मों के आधार पर राष्ट्र बनाने की मांग को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। सरकार की मंशा साफ होती तो साफ साफ लिखा होता कि किसी भी धर्म के आधार पर भारत की एकता और अखंडता को बदलने की बात करना, राष्ट्र बनाने की मांग करना, इसकी एकता, अखंडता और सुरक्षा को चुनौती देना है। सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? 2020 के साल से आप तमाम घटनाओं और प्रदर्शनों को देखिए, विरोध प्रदर्शन करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार जो धारा लेकर आई है, पहले भी उसकी झलक दिखला चुकी है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जुलाई 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हजारों कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ विरोध कर रहे थे, हड़ताल पर चले गए थे, तब उनकी हड़ताल को रोकने के लिए सरकार 30 जून 2021 को अध्यादेश लेकर आती है। इसके अनुसार जो भी व्यक्ति अवैध हड़ताल शुरू करता है या उसमें शामिल होता है, उसे 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हड़ताल के आयोजन के लिए चंदा देने पर 2 साल की जेल की सजा थी। हड़ताल में शामिल होने वाले को बिना जांच के भी बर्खास्त किया जा सकता है। यह अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई थी। आपको तय करना है कि धारा 111 इसी का नया चेहरा तो नहीं है। यही नहीं, पुलिस अब आपको जांच के नाम पर 3 महीने तक के लिए जेल में डाल सकती है। क्या इससे न्याय का खर्चा कम हो जाएगा? आप खुद सोचिए। कपिल सिब्बल ने इस प्रावधान को लेकर कहा है कि सीआरपीसी के तहत पुलिस किसी को अपनी हिरासत में अधिकतम 15 दिनों तक रख सकती थी। अब इसे बढ़ाकर 60 और 90 दिन कर दिया गया है। इसके जरिए पुलिस को और अधिक शक्ति दे दी गई है। किसी को भी 90 दिनों तक जेल में रखा जा सकेगा। सोचिए, 3 महीने तक जमानत का स्कोप कितना कम हो जाएगा। ऐसे ही अभी 5-5 साल तक बिना ठोस सबूत के लोग जेलों में रखे जा रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरुण फरेरा और वर्नन गोंजाल्विस के मामले में जमानत देते हुए ये बात कही है। Under the Code of Criminal Procedure, you would get custody to the police for 15 days maximum, starting from the first day of arrest. Now that's been enlarged. Now you can have custody for 60 or 90 days as the case may be. So what does this law do? It gives more powers to the police. So what is the power that is already being misused with 60 to 90 days custody, it will be misused further, right? So this is enhancing the power of misuse of the police agencies. And why did they suddenly in secrecy introduce this law? What were the recommendations of that expert committee? To what extent those recommendations were accepted or not accepted? These are very serious things because you are playing with the fate of people in this country. वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि यह प्रावधान बहुत भयानक है। हमने देखा है कि पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और शिक्षकों को राष्ट्रद्रोह की धारा में बंद कर दिया गया। अब इसे हटाने के नाम पर उलझाया जा रहा है। धुंधला सा प्रावधान बनाया गया है ताकि गिरफ्तार करने का स्कोप बढ़ जाए। संस्थाएं तो आपने खत्म कर दी, अब वो भी आप संस्थाएं खत्म करने जा रहे हो जहां लोग इंडिपेंडेंटली खड़ा होते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे पुलिसकर्मी जो कहते थे कि हम सही काम करेंगे, अब उनको भी खत्म करने जा रहे हो। अगर यही आपका लक्ष्य है तो आप साफ साफ कहते क्यों नहीं कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए? फिर अपने आप को आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बुलाते हो? आप अपने आप कहो कि आई एम द फादर ऑफ डिक्टेटरशिप, नॉट द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। किस लोकतंत्र की आप बात करते हो जहां ऐसे कानून हो? दुनिया में बताइए ऐसा कानून कहीं है जो आप कानून लाने जा रहे हैं? किसी भी लोकतंत्र देश में ऐसा कानून है? और किसने यह कानून बनाया? एक वाइस चांसलर ने, जो कन्वीनर रहा 5 मेंबर कमेटी का, जिसका मालूम नहीं कि उसने सुझाव क्या दिए, जिसने कहते हैं कि 45 क्वेश्चनर पूछे गए। किससे पूछे गए? कौन से क्वेश्चनर थे वो? और होम मिनिस्ट्री ने किन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की? अब सत्ता में कोई ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र आप सत्ता में रहोगे, ऐसा भी नहीं है। और अगर आपके सत्ता हाथ से चले जाएगी तो यही कानून आपके ऊपर इस्तेमाल होगा। क्या वो बात सही है? क्या ये अच्छी बात है जो आप कर रहे हो हमारे लोकतंत्र
को खत्म करने की। सिब्बल बेहद गंभीर सवाल उठा रहे हैं सरकार की मंशा पर, नए प्रावधानों पर। एक तरफ पुलिस को यह शक्ति दी जा रही है, ज्यादा शक्ति दी जा रही है कि वह आम लोगों को लंबे समय तक जेलों में रख सके। दूसरी तरफ पुलिस सरकार की गुलाम की तरह काम करे, उसकी शक्ति घटाई भी जा रही है। कपिल सिब्बल हिंदी में अपना पक्ष रख रहे थे। हिंदी के दर्शकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर नई संहिता के बारे में आपने गंभीरता से नहीं सुना, अपने विवेक से अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार नहीं किया तो। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा है कि इसका उद्देश्य विपक्ष को चुप कराना है। सिब्बल ने यह भी कहा कि विपक्ष भी इन सुधारों के खतरनाक नतीजों से अनजान है। कपिल सिब्बल ने धारा 255 को लेकर गंभीर चेतावनी दी है कि अगर यह पास हो गया तो मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी फैसला देने से डरेंगे। सरकारी अधिकारी सही फैसला देने से डरेंगे क्योंकि गलत फैसला देने पर 7 साल की सजा हो जाएगी और गलत फैसला क्या है इसकी व्याख्या सरकार तय करेगी। सबसे खतरनाक आगे, whoever being a public servant corruptly or maliciously, public servant means जज भी public servant है, corruptly means corruption motive से, maliciously that is दुर्भावना के साथ, दुष्ट भावना के साथ कोई किसी भी स्टेज जुडिशियल प्रोसीडिंग के कानून की कार्रवाई पे किसी भी स्टेज पे कोई रिपोर्ट दे, कोई ऑर्डर पास करे, कोई फैसला करे, अंतिम फैसला ना भी हो, इंटरिम फैसला करे, ये जान के कि ये कानून के खिलाफ है, जज फैसला करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि कानून सही है या नहीं है, वो अपने मन से फैसला करते हैं, जो सोचते हैं कानून सही है उस पर फैसला करते हैं, उसकी अपील होती है, उसकी रिवीजन होती है, कई फैसले गलत भी लिए जाते हैं, कई हाईकोर्ट के फैसले भी गलत होते हैं, मैजिस्ट्रेट के सही होते हैं। तो ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैसला हो जो कानून के खिलाफ हो, वो तय करेगी सरकार के कानून के खिलाफ कौन सा फैसला है, उसको 7 साल की सजा हो सकती है, 7 साल की सजा और फाइन और बोथ। तो मुझे बताओ कौन सा मैजिस्ट्रेट इनके खिलाफ फैसला करेगा, कौन सा जज इनके खिलाफ फैसला करेगा। कहीं भी जज हो, मजिस्ट्रेट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो कानून तय करती है ना। तो जब कानून तय करती है और जो फासले लोअर कोर्ट के गलत होते हैं तो वो तो लायबल हो गए ना। मैं जानना चाहता हूं किस मंशा के साथ आप ये कानून लाए हो गृह मंत्री जी। आपने कभी इस कानून को देखा भी है? जब आपने इस कानून को सदन में पेश किया, आगे पढ़िए। Whoever being in any office which gives him legal authority to commit persons to trial or to confinement, ये पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं, any office, or to keep persons in confinement corruptly or maliciously, दुर्भावना के साथ, commits any person for trial or to confinement, मतलब किसी को आप जेल में डाल दो दुर्भावना के साथ। अब कौन तय करेगा दुर्भावना के साथ आपने जेल में कर डाला? और कीप्स एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जेल में रखें, इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट अथॉरिटी, पुलिस कर्मी की अथॉरिटी के अंतर्गत, एंड वो कानून के खिलाफ हो तो उसको भी 7 साल की सजा हो सकती है। तो पुलिस के कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। अगर वो कानून के खिलाफ, कई लोगों को तो कानून का मालूम ही नहीं होता, इनकी जानकारी थोड़ी ना होती है पुलिस कर्मियों को कानून क्या है, तो ये बताएंगे कि ये कानून है तो उसको अंदर कर या नहीं कर। तो कौन सा पुलिस कर्मी है जो इनके खिलाफ जाएगा? उसको अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है या उसको जेल जाना है? जो ये कहेंगे वो करेगा।
तो क्या जजों पर भी अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है, जैसा कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं? तो अब जजों को भी आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए। मोदी सरकार का यह बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके प्रावधानों को गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है। यह एक दिन की बहस का मामला नहीं है। भारत में आज़ादी के बाद से कानून में बहुत बदलाव हुए हैं। अंग्रेज़ों के समय के कानून हटाए जाते रहे हैं, तो आज़ाद भारत में बने कानूनों को भी बदला गया है और हटाया जाता रहा है। आप एक साथ इस तरह से सारे कानूनों को गुलामी की देन नहीं कह सकते हैं। इन सभी प्रावधानों को आज़ाद भारत की न्यायपालिका की नज़रों से गुजरना पड़ा है। इनके आधार पर असंख्य वकीलों ने बहस की है और अपराध साबित किए हैं और फैसले हुए हैं। कानून में नियमित रूप से बदलाव होते रहते हैं, नए कानून बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय न्याय व्यवस्था भारतीय नहीं रही। इस तरह से नहीं है कि अंग्रेज दे गए और आंखें बंद कर इनका पालन होने लगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं, जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं। कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। भारत की आत्मा सत्ता के खिलाफ सतत संघर्षों से बनती है। लोकतंत्र में प्रदर्शन के अधिकार की व्याख्या होनी चाहिए, उस पर अंकुश की नहीं। अगर सरकार धरना प्रदर्शन के अधिकारों को साफ करती है, तय करती, तो लगता कि उसका इरादा नेक है। वो चाहती है कि लोग सवाल उठाने के लिए सड़कों पर आएं। इस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं कि गलत को गलत लिखना, गलत के खिलाफ सड़क पर उतरना अपराध हो। पहले अपराध साबित किया गया, अब आतंकी कार्रवाई का नाम दिया जाएगा। अगर इसे आप भारत की आत्मा कहते हैं, तो आप ना तो आत्मा की आवाज सुनते हैं, ना समझते हैं और ना भारत को जानते हैं। कपिल सिब्बल साफ साफ इनकार करते हैं कि इस कानून के जरिए गुलामी की मानसिकता दूर की जा रही है। लेकिन मैं भारतीय न्याय संहिता थोड़े गौर से पढ़ रहा था और अभी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, जिससे साफ जाहिर होगा कि जो ये बात करते हैं ना कि हम कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल ईरा जो कानून है उनको खत्म करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है, जब मैं आपको ये बातें बताऊंगा, कि इनकी सोच ये है कि कानून द्वारा इस देश में डिक्टेटरशिप लाई जाए। ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी बैंक के अधिकारी जिसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, सीएजी और कोई भी अधिकारी जो सरकार में काम करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी हो सकती है, हाई कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है। और मैं आज आग्रह करना चाहता हूं न्यायाधीशों को कि आप चौकन्ने रहिए। ऐसा कानून अगर पारित हो गया तो इस देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो बिल ऐसे राज्यसभा में रखा गया बिना सोचे बिना समझे, वो बिल इतना खतरनाक है कि इस देश की जो सभी संस्थाएं हैं उनके ऊपर केवल सरकार का हुक्म चलेगा। इन तीनों बिल को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है, मगर इसे लेकर जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा बहस होनी चाहिए। हमने आज कुछ प्रावधानों को छोड़ दिया है, मगर उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जैसे जैसे इसकी बहस आगे बढ़ेगी,
चीज़ें साफ होती जाएंगी, हम लौटकर वीडियो बनाते रहेंगे। मगर आप जनता को ठीक से समझना चाहिए कि आपके लिए खतरे क्या हैं। क्या आप पुलिस को 3 महीने तक जेल में बंद रखने का अधिकार देना चाहते हैं? क्या आप धरना प्रदर्शन पर आतंकवाद की परिभाषा थोपना चाहते हैं? क्या आप उन सवालों को जरूरी नहीं मानते जो कपिल सिब्बल उठा रहे हैं? केवल हिंदी में लिखा गया है, इससे ना तो हिंदी मजबूत होती है और ना हिंदी बोलने वाली जनता मजबूत होती है, या किसी भी भाषा को बोलने वाली जनता के अधिकार मजबूत होते हैं। आपका नाम भी तो हिंदी में रखा गया है, आप बोलते भी हिंदी में हैं, तो क्या इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं? आपको सारे अधिकार मिल जाते हैं? हिंदी में ही गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा रचता है, नफरती बातें फैलाता है समाज में। हिंदी में ही गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी कहता है। हिंदी के नाम पर जो हिंदी बोली जा रही है, हिंदी में जनता से जिस तरह से बात की जा रही है, आप उस हिंदी को सुनिए और उस हिंदी से सावधान रहिए। केवल हिंदी हिंदी मत कीजिए। हिंदी में सवाल पूछने वाले पत्रकार संस्थानों से बेदखल किए जा रहे हैं, उस हिंदी को भी देखिए। हिंदी में सत्ता की गुलामी करने वाले पत्रकार डिनर टेबल पर बिठाए जा रहे हैं, आप उस हिंदी को देखिए। हिंदी का स्वाभिमान साइन बोर्ड पर लिखने से नहीं आएगा, आपके अपने अधिकार बोध और जानने, बोलने और पूछने की आजादी से आएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।